हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं RWA का दोस्तों अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। इस चैप्टर में दोस्तों आपके छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए गए हैं हेडिंग वाइज, उनको दोस्तों हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये टॉपिक दोस्तों काफ़ी बड़ा है, तो दोस्तों इसको हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जैसे दोस्तों पार्टों में हम इसको पढ़ेंगे। और ये अंतिम चैप्टर है दोस्तों इस बुक का। तो आप लोगों का कहना था कि इस बुक को जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दें, तो ये बुक दोस्तों लगभग दोस्तों आपका अंतिम छोर पर ये बुक चल रही है, क्योंकि आखिरी दोस्तों आपका चैप्टर चल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है, तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके पहले पिछली क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा। और हमने आपको दोस्तों पिछली क्लास में ये भी बताया था कि इस चैप्टर में आपके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि दोस्तों हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलेगा दोस्तों, एक बार सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे, क्योंकि क्लास दोस्तों अब जो आपकी जो चल रही है वो बेहद इंपॉर्टेंट चल रही है। क्योंकि इस अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक वाले इस चैप्टर में आपकी वही हेडिंग्स दी गई हैं जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100 नहीं दोस्तों पूरे 200% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। इस टॉपिक की आपकी जितनी भी क्लासें हैं वो तो आपको दोस्तों कंपलसरी सभी करनी ही है। एक भी क्लास आपने स्किप कर दी तो दोस्तों इसके आप जिम्मेदार स्वयं होंगे यदि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो चलिएगा दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी दोस्त क्लास में जुड़ जाएं और वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप लोग जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही दोस्तों महत्वपूर्ण बुकों का सॉल्यूशन और दोस्तों आपको फ्री पीडीएफ दोस्तों मिलती रहे। और जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अबाउट में भी दिया गया और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो जाके पहले तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको जिस भी दोस्तों टॉपिक की जिस भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप जाके फाइल से दोस्तों वो सारी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलेगा दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर आपके सामने आ चुका है। दोस्तों ये हमारा 10वां चैप्टर है, तो ये अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें दोस्तों जो हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो पहली हेडिंग है वो है दोस्तों भारतीय संस्कृति। तो आप जान सकते हो कि अपने टॉपिक जो है पॉइंट जो हेडिंग है ये दोस्तों अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों भारतीय संस्कृति, तो इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। तो चलेगा दोस्तों, पहला पॉइंट आप लोगों के सामने दिया गया। तो यहाँ से हम दोस्तों क्वालिटी को थोड़ा जूम कर देते हैं, ताकि दोस्तों आपको देखने में कोई दोस्तों प्रॉब्लम ना हो। चलिए, पहले ही हेडिंग दोस्तों इसमें दी गई है दोस्तों, भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का देश है। आप सभी जानते हो दोस्तों जो भारत की सभ्यता कैसी है, वो एक प्राचीन सभ्यता है। प्राचीन का मतलब जो होता है वो होता है पुराना। यानी हम कह सकते हैं भारत विश्व की कैसी है, सबसे पुरानी सभ्यता का देश कह सकते हैं, या हम दोस्तों प्राचीन सभ्यता का देश कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति में दोस्तों शिष्टाचार, तहजीब, सभ्य, संवाद और धार्मिक संस्कार आदि को दोस्तों शामिल किया जाता है। यदि दोस्तों अदर कंट्री की अपेक्षा दोस्तों यदि हम भारत का दोस्तों देखते हैं, तो दोस्तों भारत की दोस्तों जो संस्कृति है वो दोस्तों सबसे प्राचीनतम है, जो कि दोस्तों धार्मिक क्षेत्र में और दोस्तों शिष्टाचार के क्षेत्र में और सभ्यता के क्षेत्र में दोस्तों अलग है। और आप यदि बाकी की जो कंट्री को देखते हो, तो दोस्तों वहाँ की कंट्री और अपने भारत की कंट्री में दोस्तों बहुत अंतर है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति जो अलग है और अपने भारतीय संस्कृति कैसी है, अलग है। भारत की दोस्तों कोई भी दोस्तों, आपको मैंने कई बार बताया है, आपको दोस्तों जब भी मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई है, चाहे येलो बुक में पढ़ाया हो या आपको इस बुक में आपको पॉलिटी पढ़ाई हो, उसमें मैंने आपको हमेशा बताया कि भारत की कोई भी दोस्तों अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। दोस्तों भारत की कोई भी दोस्तों अपनी राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। क्या है? राजभाषा है। तो भारत की जो राजभाषा है दोस्तों वो आप सभी को पता है हिंदी है, और इसे अनुच्छेद 343 से 351 में इसका उल्लेख किया गया है। तो भारत की जो राजभाषा है दोस्तों वो आपसे पूछी जाती है भारत की राजभाषा क्या है, तो आपको बता देना है हिंदी। लेकिन दोस्तों भारत के जितने भी सभी अलग अलग राज्य हैं, जैसे आपका आंध्र प्रदेश हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, ये सभी दोस्तों जितने भी आपके अलग अलग राज्य हैं वहाँ की दोस्तों स्थानीय भाषा में दोस्तों इसको बोला जाता है। और भारतीय संविधान में दोस्तों 22 भाषाओं को दोस्तों शामिल किया गया। आप सभी को पता है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत को दोस्तों एक पॉइंट अब आपसे पूछा जाता है कि अनेक धर्मों का देश किसे कहा जाता है, तो दोस्तों भारत है, क्योंकि भारत में आपको हिंदू मिल जाएंगे, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सभी दोस्तों धर्म के लोग आपको मिल जाएंगे किसमें? भारत में। तो इसी कारण दोस्तों इसको हम अनेक धर्मों का देश भी दोस्तों कहते हैं।
यहाँ के दोस्तों जो निवासी होते हैं वो अपने धर्म के अनुसार अपने रीति रिवाज और अपने परंपराओं को दोस्तों मानते हैं। हिंदू लोग अपने रीति रिवाज और परंपराओं को मानते हैं, मुस्लिम लोग अपने रीति रिवाज और परंपराओं को मानते हैं, ईसाई और सिख लोग अपने परंपराओं को मानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ सरकार की राजभाषा देवनागरी लिपि के साथ दोस्तों हिंदी होगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 343 आपको बताया था अभी हमने। शुरुआत में दोस्तों 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों कितनी भाषाओं को रखा गया था, ये हमने आपको संविधान में पढ़ाया है। और जिन लोगों को संविधान अच्छे तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से और थ्योरी क्लासेस में अच्छे तरीके से समझना है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, इसकी संविधान की जितनी भी वीडियोज़ हैं आप एक बार देख लीजिएगा। आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हमने आपको सारे अनुच्छेद, सारी अनुसूचियाँ और उसके दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों सब कुछ बताए हैं। और प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस भी हमने आप लोगों को करवाए हैं, तो एक बार आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो कौन कौन सी दोस्तों 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं रखी गई थी, जैसे आपके असम में बोले जाने वाली असमिया, बांग्ला में बांग्ला, गुजरात की गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये आपकी 14 भाषाएं दोस्तों 8वीं अनुसूची के अंतर्गत थीं। लेकिन जब आपके 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ, तब इसमें दोस्तों 15वीं भाषा जोड़ी गई, जिसका नाम था दोस्तों सिंधी भाषा। तो सिंधी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, तो आपसे भाषा पूछ सकता है, तो आपको बता देना सिंधी भाषा। यदि पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, तो आपको बता देना 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को दोस्तों इसमें सम्मिलित किया गया। कितनी भाषाओं को? 3 भाषाओं को। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 भाषाओं को दोस्तों किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, ये आपको याद रखना है। तो वो है 71वां संविधान संशोधन 1992। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा पुनः इसमें दोस्तों 4 भाषाएं और जोड़ी गई। किसमें? 8वीं अनुसूची में। बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। ये दोस्तों जब 4 भाषाएं जुड़ गई, तब दोस्तों जाके भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। भारत में दोस्तों आपके जैसे कि देखा जाए अनेक धर्म प्रचलित हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको हिंदू धर्म मिल जाएगा, बौद्ध धर्म के लोग मिल जाएंगे, जैन धर्म के मिल जाएंगे, इस्लाम धर्म, ईसाई, सिख, पारसी और दोस्तों यहूदी। यानी कि दोस्तों सभी धर्म के दोस्तों लोग प्रचलित है। इसी कारण दोस्तों इसको हम धर्मों का देश भी कहते हैं। हिंदू धर्म देश के विशालतम धर्मों में से एक है। हम कह सकते हैं कि भारत जो है दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, जिसमें दोस्तों हिंदू आबादी जो सबसे अधिक है। और हिंदू धर्म देश के विशालतम धर्मों में से एक है। जो सबसे बड़ा धर्म है वो दोस्तों हिंदू धर्म माना जाता है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के मत और दोस्तों पंथ भी पाए जाते हैं। हिंदुत्व जो शब्द की उत्पत्ति है, ये हिंदू नामक एक शब्द से हुई है, जिसे दोस्तों सिंधु के आसपास के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वालों के लिए कहा जाता है। मूल रूप से हिंदू धर्म के मुख्य सिद्धांतों को दोस्तों पूर्व वैदिक तथा वैदिक धर्मों का दर्शनों से लिया गया है। इस्लाम धर्म की जो उत्पत्ति है ये 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब प्रायद्वीप में हुई तथा एक विशाल साम्राज्य के माध्यम से यह विश्व भर में दोस्तों फैल गया। इस्लाम शब्द का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण, यानी कि इस्लाम धर्म किसे बोलते हैं? मुस्लिम धर्म को। किसको? मुस्लिम धर्म को, जो कि अल्लाह के प्रति दोस्तों समर्पण होते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई। धर्मों से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे आपको समझ में आई। आगे और भी पॉइंट्स दिए गए, आइए उन पर भी दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं। अगला पॉइंट है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेशों का अनुसरण करने वालों को दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, जो उनके उपदेशों का अनुसरण करते हैं, उनको दोस्तों मुसलमान कहा जाता है। यानी कि मुस्लिम जो लोग जो होते हैं वो इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। और पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह के द्वारा पृथ्वी पर भेजे गए पैगंबर अब्राहम, मूसा आदि में अंतिम दोस्तों ये माने जाते हैं। देखिए जितने भी धर्म हैं सबके अपने अलग अलग मत हैं, वो कुछ और मानते हैं और उनके रीति रिवाज परंपराएं उनकी अलग हैं, हम लोगों की अलग हैं। और भी दोस्तों जितने भी धर्म हैं सब लोगों की दोस्तों अलग अलग परंपराएं और अलग अलग दोस्तों मान्यताएं हैं। अगला पॉइंट है ईसाई तथा मुसलमान दोनों दोस्तों ये अब्राहम को अपना पूर्वज मानते हैं। हदीस नामक एक ग्रंथ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के निर्देशों का वर्णन किया गया है। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ दोस्तों आप सभी को पता है कुरान है। जैसे कि आपका हिंदू धर्म में
रामायण और गीता होता है, उसी प्रकार से दोस्तों मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान होता है और इसमें संकलन पैगंबर की मृत्यु से पहले हुआ था और यह ग्रंथ सुन्ना इस्लामी कानून या दोस्तों शरीयत का आधारभूत ढांचा दोस्तों तैयार करते हैं। आगे आता है दोस्तों ईसाई धर्म। आप सभी जानते हो ईसा मसीह के बारे में कि ईसाई धर्म की जो स्थापना है ये ईसा मसीह के द्वारा जेरूशलम में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, जिसे आप लोगों ने देखा होगा कि ईसा मसीह को दोस्तों सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिनों के बाद उनके पुनर्जीवित होने के बाद इनके दोस्तों मानने वालों की संख्या अधिक बढ़ गई। आप सभी जानते हैं कि ईसाई धर्म में काफ़ी लोगों का कहना है या हम कह सकते हैं उनकी मान्यता है कि आज भी दोस्तों ईसा मसीह यानी कि यीशु जो है वो आज भी दोस्तों जीवित है, क्योंकि कुछ समय के बाद यह रोमन साम्राज्य का राजधर्म बन गया था। वेटिकन सिटी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटी सिटी छोटा शहर है वेटिकन सिटी, जो कि रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म का दोस्तों एक आधार है। आगे आता है दोस्तों सिख धर्म। सिख धर्म के दोस्तों कौन थे? संप्रदायक तुम कह सकते हैं गुरु नानक 1464 से 1539 के जीवन समय तथा शिक्षाओं से शुरू होता है। मानव अस्तित्व का जो परम लक्ष्य था वो दोस्तों मोक्ष था। सिख धर्म के जो पहले गुरु हैं आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हरगोविंद थे, जिन्होंने दोस्तों 2 तलवारों को धारण किया और पहली आध्यात्मिकता का प्रतीक थी और दूसरी दोस्तों संसारिकता की प्रतीक थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिख योद्धा खालसा पंथ की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो आप बता सकते हैं गुरु गोविंद सिंह ने, जो गैर खालसा सिखों से स्पष्ट रूप से अलग थी, जिन्हें दोस्तों सहजधारी सिख भी कहा जाता था। दीक्षा प्राप्त सिख सिंह कहे जाते थे तथा महिलाएं दोस्तों कौर कहलाती थीं। खालसा सिखों को अपने बाल काटने की अनुमति नहीं थी तथा वे अपने पास स्वरूप के रूप से 5 का, कौन कौन से, यानी 5 का इसलिए कहा जाता है कि वो सारे जो दोस्तों इनके पास जो भी धारण करते हैं वो दोस्तों पांचों जो धारण करने वाले दोस्तों इनका जो भी दोस्तों धारण करते हैं वो पांचों दोस्तों शब्द जो है वो का से शुरू होते हैं, जैसे कि दोस्तों कच्छा, क्रेस, कंघा, कृपाण तथा कड़ा। ये दोस्तों ये 5 का दोस्तों धारण किए रहते हैं। कौन? सिख। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस धर्म के लोग 5 का धारण करते हैं, तो 5 का आपसे लिख ऐसा पूछ लिया जाएगा, सेम जैसा ये दिया गया सर्कल में 5 का। तो ऐसे में दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 5 का अर्थ होता है कच्छा, क्रेस, कंघा, कृपाण तथा कड़ा, जो कि खालसा पंथ यानी कि सिख धर्म के लोग धारण किए रहते हैं। पारसी धर्म की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों एक पारसिया शहर से हुई है, जो ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में जरथ्रुष्ट के द्वारा हुई थी, जो कि यह एक एकेश्वरवादी धर्म है, यानी जिसमें एक ईश्वर को मानते हैं और यह एक शाश्वत ईश्वर में विश्वास करता है, जिसे अहुर मजदा कहते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों आपको बातें समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं। पारसियों का भारत में प्रथम जो संपर्क है वो दोस्तों इस्लामिक आक्रमणों के कारण ईरान से भाग कर आने के क्रम में लगभग 3 से 10वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। पारसियों का पवित्र ग्रंथ आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ये ब्रैकेट में जो मैं पॉइंट क्लोज कर रहा हूँ, इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे अपनी कॉपी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट जरूर कर लेना। जो यहाँ से मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना उसे अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख लेना है। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन है, तो आप सभी को पता होगा, जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता जो है दोस्तों ये पारसियों का पवित्र ग्रंथ है, जिसे प्राचीन अवेस्तन में लिखा गया है तथा 17 पवित्र गीत और पवित्र मंत्र दोस्तों इसमें उल्लिखित हैं। आगे दिया है गौतम बुद्ध का जन्म। दोस्तों आप सभी से पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ये हमने आपको हिस्ट्री में दोस्तों बौद्ध धर्म जब पढ़ाया था उसमें हमने आपको बताया था। हिस्ट्री को यदि आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो इस बुक की जितनी भी दोस्तों हमने आपको हिस्ट्री में आपको जितनी भी क्लासेस कराई हैं और साथ में दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के भी क्वेश्चन कराए, उनको आपने नहीं देखा है वो वीडियो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लेना। यदि आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहते हो ताकि आपको हिस्ट्री का भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप जाइए येलो बुक दोस्तों प्लेलिस्ट में आपके येलो बुक की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, क्योंकि येलो बुक ऑलरेडी मैं दोस्तों आपको कई सालों पहले ही दोस्तों मैं आपको करवा चुका था, और वो येलो बुक की जो न्यू एडिशन बुक आई थी वही बुक का दोस्तों मैंने सॉल्यूशन करवाया है। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सभी चैप्टर वाइज वीडियो है, उनको एक बार जरूर देख लेना। दोस्तों कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम था तथा इनकी माता का नाम माया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। और इनके जो पिता थे वो दोस्तों शाक्यगढ़ के मुखिया थे, यानी कह सकते हैं राजा थे, और वे क्षत्रिय जाति के थे। किसके? क्षत्रिय जाति के थे। गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये वैशाख की पूर्णिमा में हुआ था, और गौतम बुद्ध का जो दोस्तों जो विवाह है ये राजकुमारी यशोधरा से हुआ, और इनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम आप सभी को पता है राहुल था। क्या नाम था? राहुल।
और दोस्तों कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। किस वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की। आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि बताइए कि गौतम बुद्ध ने घर त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था? तो आपको बता देना है 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दोस्तों घर त्याग किया था। 35 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्हें पीपल, यहाँ दोस्तों पीतल लिखा है, यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हुआ, आपको पीपल कर लेना है। पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों इन्हें दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस वर्ष में दोस्तों इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ये आपको याद रख लेना है। 35 वर्ष की आयु में इन्हें दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ। 29 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्होंने अपना घर त्याग किया। आगे दोस्तों पॉइंट है राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। राज्यों से संबंधित लोक नृत्य दिए गए हैं। और यदि आपको बता दें कि लोक नृत्य वाले जो चैप्टर हैं, आपको मैंने RWA की स्टैटिक जीके की जो बुक का सॉल्यूशन है वो करवा चुका हूँ, जिसमें आपको स्पेशल स्टैटिक जीके है। यदि आप स्टैटिक जीके को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप RWA की स्टैटिक जीके की बुक के सॉल्यूशन के बारे में आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वो सारी वीडियोस आपको स्टैटिक जीके की मिल जाएंगी, क्योंकि मैं वो बुक आपको ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने आपको स्टैटिक जीके में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो स्टैटिक जीके में आपको ये सारे दोस्तों टॉपिक्स मिल जाएंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगला पॉइंट है दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौन कौन से दोस्तों संबंधित लोक नृत्य। तो उत्तर प्रदेश का आप सभी को पता है कि नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, रासलीला है, रामलीला है, रसिया हुआ, चरकुला। चरकुला भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चरकुला बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना, ये उत्तर प्रदेश का है। और जैल, ये भी उत्तर प्रदेश का है। उत्तराखंड के कौन से? उत्तराखंड का रासलीला भी है, कजरी भी है, गढ़वाली है, कुमाऊँ है और आदि। ये सभी कहाँ की है? ये उत्तराखंड की हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो शेर, मोर, अजी, लागू, बुइया, रेपा, पोपीर, हरकानी, पोनुंग, रेशम पांडा आदि। और रेशम पांडा इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रेशम पांडा कहाँ का दोस्तों लोक नृत्य है, तो आपको बता देना अरुणाचल प्रदेश का। असम का तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों पूछी जाती है बिहू। बिहू कहाँ का है? तो आपको बता देना असम का है। बोडो भी असम की, क्योंकि बोडो जो भाषा है असमिया है, बोडो आपको बताया था, ये भाषाएं ली गई, तो बोडो से आपको नोट करना है असम से। असम है, दिमसा है, नटपूजा है, महाराष्ट्र है, ये सभी दोस्तों लोक नृत्य आपके असम के हैं। आंध्र प्रदेश का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों पूछा जाता है आपका, एक तो कुचिपुड़ी बहुत बार पूछा जाता है, और कोलाट्टम, कोलाट्टम भी बहुत बार पूछा जाता है। तो कोलाट्टम जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी ये भी आपका आंध्र प्रदेश का है, और छड़ी नृत्य ये भी आपका आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है दोस्तों उड़ीसा के कौन कौन से नृत्य आपको याद रखने। आपको उड़ीसी से तो पता चल जाएगा, उड़ीसा है, धाप है, घूमरा है, झूमर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मयूरभंज, छऊ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग, और गोतीपुगा, ये सभी दोस्तों उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कर्नाटक का दोस्तों एक बहुत पूछा जाता है यक्षगान, यक्षगान और डोलू कुनीता, डोलू कुनीता यानी इसमें आपको कुनीता, आपको डोलू कुनीता भी दोस्तों देखने को मिल सकता है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछा जाता है। और लाम्बी है और करगा, ये भी दोस्तों कर्नाटक के हैं। कथकली के दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, कथकली और केरल का है, आपका मोहिनीअट्टम केरल का है, और ओट्टम थुलाल, ओट्टम धुलाल या ओट्टम थुलाल भी दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए, केरल के दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य हैं। गोवा के दोस्तों कौन कौन से हैं? तो गोप हुआ, मांडो है, तलगड़ी है, धनगर है, लैंप, ये सभी दोस्तों गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। गुजरात के दोस्तों डांडिया है, गरबा बहुत बार पूछा जाता है, रासलीला है, और टिप्पणी और जुरियन, ये सभी दोस्तों गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सूबा नाच, रावत नाच, पंडतानी, पांथी, कर्मा और सैला, ये दोस्तों सभी आपके छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आपका राउफ, याद रख लेना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है राउफ को। ये सभी आपके कहाँ के हैं? दमाली, डंडरास, ये आपके जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु के आपके जितने भी भरतनाट्यम आपसे बहुत बार पूछा जाता है, केलट्टम है, करगम है, कावड़ी है, ये तमिलनाडु के हैं। नागालैंड का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है चोंग है, लीम है, नुरालीम है, खैबा है। पंजाब का दोस्तों भांगड़ा तो सभी ने सुना होगा, गिड्डा, धमाल, लुद्दी, ये सभी दोस्तों पंजाब के हैं। पश्चिम बंगाल का दोस्तों सबसे ज़्यादा है जात्रा, जात्रा कीर्तन और बाउल, ये तीन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने, और काठी। झारखंड का सबसे इंपॉर्टेंट सरहुल बहुत पूछा जाता है, छऊ बहुत बार पूछा जाता है, कर्मा बहुत बार पूछा गया है, विदेशिया भी पूछा जाता है, और जट जटिल, ये आपके चारों इंपॉर्टेंट है।
आगे दिया है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का दोस्तों जो प्रसिद्ध है आप सभी को पता होगा, मटकी है, नरौत, बधाई, गणगौर, भगोरिया और परधौनी। महाराष्ट्र का दोस्तों लावड़ी। लावड़ी बहुत बार पूछा जाता है। ललता है, नकटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोली है, तमाशा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, धनगरी, पोवादास। लावणी, नकटा, तमाशा, ये तो तीनों तो आपको दोस्तों याद होने ही चाहिए। ये कहाँ के दोस्तों आप सभी को पता होगा, महाराष्ट्र के दोस्तों प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और दोस्तों प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, इन पर भी दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आपसे पूछा जाता है मणिपुर। मणिपुर का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मणिपुरी से तो आप लोग पहचान ही जाओगे कि ये मणिपुर का है। माओ हुआ, नागा है, लाई हरा ओवा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और थांगटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों पॉइंट आपको दोस्तों याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर के हैं। मेघालय का दोस्तों लोहा और बांग्ला याद रखना, ये तो दो हैं, आप आसानी से दोस्तों इन्हें याद रख सकते हो। मिजोरम का दोस्तों आपका चेरान मोस्ट इंपॉर्टेंट, ख्वल्लम है, चाइलम है, सोलंकी और दोस्तों तलांगलाम, ये दोस्तों मिजोरम के हैं। घूमर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कालबेलिया, 13 ताली, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। घूमर याद होना चाहिए, कालबेलिया याद होना चाहिए, 13 ताली याद होना चाहिए। ये तीनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी नृत्य आपके राजस्थान के हैं। हिमाचल प्रदेश का राक्षस है, बकयांग है, कयांग है, और झांझर है, चौहरा है और रासा। त्रिपुरा के बिजू है, लेवांग है, गरिमा है, होजागिरी है, झूम बहुत इंपॉर्टेंट है हॉक है, डांडी, संग्राई, गजानन और वेलकम डांस इंपॉर्टेंट। ये कहाँ के, त्रिपुरा के हैं। सिक्किम के दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, सिंघी, चूफाता, घंटू, गेलेयांग, चूबोमास और शेरपा। शेरपा सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगा लेना है, ये आपका कहाँ का है, सिक्किम का है। क्लियर। चलिए आगे दिया है दोस्तों संगीत से संबंधित प्रमुख घराने और उनसे जुड़े प्रसिद्ध कलाकार। हमने दोस्तों आपको वादक और वाद्य यंत्र वाला एक टॉपिक है जो हमने दोस्तों आपको स्टैटिक जीके में एक बहुत ही दोस्तों शानदार तरीके से करवाया है। और जो बच्चा दोस्तों ये चैप्टर वाइज दोस्तों मैंने आपको क्लासेस सभी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, सभी दोस्तों ये चैप्टर वाइज क्लासेस में ऑलरेडी पहले से करवा चुका हूँ। क्योंकि मैं आपको कोई भी बुक का जो सॉल्यूशन करवाता हूँ वो भले ही दोस्तों मैंने आपको एक बार पढ़ा दी हो, लेकिन मैं फिर से आपको दोस्तों दोबारा आपका रिवीजन करवाता हूँ। और जो बच्चा हमारी स्टैटिक जीके की क्लास सभी देख चुका है तो उसका तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और ये आपका संगीत से संबंधित वाद्य यंत्र और घराने वाले जो चैप्टर है, ये आपको जो जीएस निधि का बुक का अभी जो कंप्लीट सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है उसका मैं करवा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों कुछ दिनों से उसकी क्लासेस जो है ना वो स्टॉप कर रखी है मैंने। जीएस निधि किस लिए स्टॉप कर रखी है कि जैसे ही दोस्तों ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एक बुक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेके चल रहा है, दो दो साथ में लेके चलते हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए मैंने उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया है। जैसे ही ये बुक दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी आपकी जीएस निधि को पुनः कंटिन्यू दोस्तों स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जीएस निधि में हालांकि दोस्तों इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, यदि आप उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो आप जाके इस वीडियो को देख लेना। और स्टैटिक जीके में यदि आप चले गए तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आपकी स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ग्वालियर घराना के बारे में। तो ग्वालियर घराना के दोस्तों कौन कौन से दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो पंडित कृष्णराव हुए, मल्लिकार्जुन हुए, मंसूर मुश्ताक और हुसैन खान, ये सभी ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। जयपुर घराने से आपके आ जाते हैं रज्जब अली खान, किशोरी अमीनकर। पटियाला घराना से आ जाते हैं आपके बड़े गुलाम अली खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नजाकत अली। किराना घराना से आ जाते हैं आपके पंडित भीमसेन जोशी, अब्दुल करीम खान खाना, गंगूबाई हंगल, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। बनारस घराना से आता है सिद्धेश्वरी देवी और राजन ब्रदर्स। रामपुर घराना से आते हैं दोस्तों निसार हुसैन खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान। लखनऊ घराना का है बेगम अख्तर। आगरा घराना के हाजी सुजान खान, फैयाज खान, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाती घराना से पंडित जसराज और पंडित मनीराम। और इंदौर घराना को तो आप याद रख सकते हो, उस्ताद आमिर खान, उस्ताद आमिर खान। आगे है दोस्तों गायन की प्रमुख शैलियाँ और उनसे जुड़ा कलाकार। जैसे कि आप सभी जानते हैं ध्रुपद शैली, ख्याल शैली, ठुमरी शैली, तराना शैली, ये जितनी भी शैलियाँ और उनसे कौन कौन से कलाकार संबंधित हैं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि ध्रुपद शैली से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, तो आपके दोस्तों कलाकार के नाम दोस्तों पता होना चाहिए। तो मोइनुद्दीन डांगर जो हैं ये ध्रुपद शैली से हैं। फैयाजुद्दीन डागर आपकी ध्रुपद शैली से हैं। चतुर मल्लिक, सियाराम तिवारी, ये सभी ध्रुपद शैली से हैं। ख्याल शैली से आपके गौहर आ जाते हैं, मुश्ताक हुसैन खान आ जाते हैं। तराना शैली से आपके कुलदीप कार आ जाते हैं। ठुमरी से गिरजा देवी आ जाती हैं, बेगम अख्तर हैं, सुभा मृदगल है, रसलून बाई, सिद्धेश्वरी देवी और अजय चक्रवर्ती और गौहर खान, ये ठुमरी शैली से हैं।
दादरा शैली से आते हैं गिरिजा देवी, सुभा मुदगल और सिद्धेश्वरी देवी। कजरी शैली से हैं रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, शारदा सिन्हा और पंडित कृष्णराज अम्बे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है दोस्तों नागर शैली में बने भारत के कुछ प्रमुख मंदिर। दोस्तों यहाँ से आप सभी जानते हैं कि नागर शैली और आपकी द्राविड़ शैली, इन सभी दोस्तों जितनी भी आपकी शैली है इनमें दोस्तों मंदिरों की जो डिज़ाइन होती बनी होती है। आप सभी जानते हो आप सभी को एक मैंने पॉइंट बताया था कि दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने होते हैं, दक्षिण भारत में जितने भी दोस्तों मंदिर बने हैं वो आपके किस शैली में आते हैं। दक्षिण भारत के जितने भी दोस्तों मंदिर हैं ये सभी आपके पूछा जाता है कि किस शैली में आते हैं। तो आप सभी को पता चाहिए दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं ये सभी आपके दोस्तों द्राविड़ शैली में आते हैं। किस में आते हैं? ये सभी आपके द्राविड़ शैली में आते हैं। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले पॉइंट तो ये है। दक्षिण भारत में आप जाएंगे केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन सभी राज्यों में आप देखेंगे जो भी आपको मंदिर बने मिलेंगे वो सभी आपको दोस्तों द्राविड़ शैली में बने मिलेंगे। यानी कि दोस्तों सिंपल सा आपको आंसर दे देना है कि दक्षिण भारत में बने हुए मंदिर आपके द्राविड़ शैली के कहे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात हम कर रहे हैं नागर शैली में कि कौन कौन से मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। यहाँ पर जो बात होगी वो दोस्तों केवल और केवल नागर शैली की बात होगी। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अयोध्या का जो राम मंदिर है, कौन सा दोस्तों मैंने आपको बताया था। अब ये इतना ध्यान नहीं कि कौन सी क्लास में मैंने बताया था, लेकिन मैंने आपको बताया है कि अयोध्या का जो राम मंदिर है, ये मैंने शायद आपको जीएस निधि में बताया था। अयोध्या का जो राम मंदिर है ये आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का कि राम मंदिर जो है अयोध्या का ये किस शैली में बना हुआ है। ये आपसे दोस्तों क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अयोध्या का राम मंदिर किस शैली में निर्माण किया गया है? तो आपको दोस्तों इसका जो आंसर है वो बता देना है नागर शैली में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अयोध्या का जो राम मंदिर है ये दोस्तों किस शैली में निर्मित है? तो आपको बता देना है ये नागर शैली में बना हुआ है। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अयोध्या का राम मंदिर नागर शैली में निर्मित है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मार्तंड मंदिर ये दोस्तों आपका कश्मीर में स्थित है, ये आपका नागर शैली में बना हुआ है। रघुनाथ मंदिर आपका जम्मू में अवस्थित है, ये आपका नागर शैली में बना हुआ है। नागरकोट मंदिर ये आपका कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि नागर शैली में निर्मित है। काशी विश्वनाथ मंदिर आप सभी लोग गए होंगे, वाराणसी में स्थित है, यह भी आपका नागर शैली मंदिर से बना हुआ है। कृष्ण मंदिर आप देखेंगे मथुरा में, तो ये भी आपका नागर शैली में बना हुआ है। विष्णु मंदिर आपका वृंदावन मथुरा में बना हुआ है, जो कि नागर शैली में है। कामाख्या मंदिर आपका असम में स्थित है, गुवाहाटी में, जो कि नागर शैली में बना हुआ है। वैद्यनाथ मंदिर आपका उत्तराखंड के झारखंड के देवघर में स्थित है, जो कि नागर शैली में है। ओमकारेश्वर मंदिर आपके ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का जो ओमकारेश्वर मंदिर है ये भी आपका नागर शैली में बना हुआ है। उज्जैन का यदि आप महाकाल मंदिर आप देखना चाहें तो ये भी आपका दोस्तों नागर शैली में बना हुआ है। उज्जैन का महाकाल मंदिर हुआ, जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा में हुआ, लिंगराज मंदिर आपका दोस्तों भुवनेश्वर में स्थित है, जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। ये जितने भी मंदिर, अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये भुवनेश्वर और ये उड़ीसा जो जगन्नाथ मंदिर है ये तो आप कह रहे थे कि दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर होते हैं वो आपके द्राविड़ शैली में है। हाँ, कह सकते हैं कि आपके द्राविड़ शैली में, लेकिन आपके कुछ मंदिर हैं, आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों का अपवाद होता है। कुछ मंदिर आपके दक्षिण भारत में ऐसे भी बने हैं जो कि आपके ज़रूरी नहीं कि वो आपके आपके द्राविड़ शैली में, वो आपके दोस्तों किस में बने हो सकते हैं, आपके नागर शैली में भी बने हो सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम मंदिर आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे वो द्राविड़ शैली में मिलेंगे। लेकिन दक्षिण भारत में आपके जितने भी और भी मंदिर हैं, जैसे कि आपका लिंगराज मंदिर हुआ, जगन्नाथ मंदिर हुआ, ये आपके दोस्तों नागर शैली में निर्मित है। तो इसीलिए दोस्तों आपके कुछ पॉइंट है, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि इनको एक बार एक नज़र से अच्छे से पढ़ लेना, ताकि दोस्तों आपको जल्दी से याद हो जाए। चलिए आगे दोस्तों सूर्य मंदिर, जो कि ब्लैक पगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर आप सभी ने देखा होगा, ये भी आपका दोस्तों नागर शैली में है। देवगढ़ का मंदिर ये आपके ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी आपका नागर शैली में है। नचना कोठार मंदिर मध्य प्रदेश में, ये आपका नागर शैली में है। भीतरगांव का मंदिर ये आपका दोस्तों कानपुर में ही बना हुआ है, जेके टेम्पल, भीतरगांव मंदिर ये सभी आपके कानपुर में हैं। सिरपुर मंदिर छत्तीसगढ़, ये भी आपका आपका नागर शैली में है। भूमरा मंदिर, ऐहोल मंदिर आपका कर्नाटक में है, ये भी आपका नागर शैली में बना हुआ है। पट्टाकाल के स्मारक आप सभी जानते हो, मैंने आपको बताया कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपका नागर शैली में बना हुआ है। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये आपका गुजरात में स्थित है, जो कि नागर शैली में है। और द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में स्थित है, ये भी आपका नागर शैली में बना हुआ है। तो ये थे दोस्तों आपके नागर शैली में जितने भी आपके मंदिर बने हुए हैं नागर शैली में, चाहे वो आपके दक्षिण भारत में बने हुए हों,
उनके बारे में मैंने आपको बताया। आइए अब हम जानेंगे द्राविड़ शैली में बने भारत के कुछ प्रमुख मंदिर। अब यहाँ पे आप द्राविड़ शैली के जितने भी मंदिर देखेंगे बनवाने को तो हम अपने उत्तर भारत में भी सकते हैं, दक्षिण आपके द्राविड़ शैली का मंदिर, ठीक है, लेकिन आपको बस वो द्राविड़ शैली के अंतर्गत आना चाहिए। अब वो किस राज्य में आता है इससे कोई डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए पहले बात है दोस्तों महाबलीपुरम का रथ मंदिर, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है जो कि द्राविड़ शैली में है। महाबलीपुरम का शेर मंदिर, ये भी आपका तमिलनाडु में स्थित है जो कि द्राविड़ शैली में है। बृहदेश्वर मंदिर, ये आपका तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है, द्राविड़ शैली में है। गंगैकोंड चोलापुरम मंदिर, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, आपका द्राविड़ शैली में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में बहुत बार पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप लोग, तमिलनाडु में स्थित है। कांची का कैलाश मंदिर तमिलनाडु। सोमनाथपुरम मंदिर, केशव मंदिर, ये आपका कर्नाटक, ये भी आपके द्रविड़ शैली में है। रामेश्वरम मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है, यह भी आपका द्रविड़ शैली में है। श्रीरंगनाथ मंदिर श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में स्थित है, द्राविड़ शैली में। चेन्ना केशव मंदिर बेलूर कर्नाटक में है। सचिंद्र मंदिर तिरुवनंतपुर केरल में है। सबरीमाला मंदिर, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ये भी आपका द्राविड़ शैली में अवस्थित है। पद्मानाथन स्वामी मंदिर, ये आपका त्रिवेंद्रम केरल में है। और विट्ठल स्वामी मंदिर, ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपका द्राविड़ शैली में बना हुआ है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों संस्कृति और पर्यटन संस्थान। अब हम जानेंगे दोस्तों संस्कृति और पर्यटन संस्थान के बारे में कि कौन सा संस्थान किस जगह स्थित है। दोस्तों सबसे पहले, और इसको लगा लेंगे आप लोग इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं इसको कर रहा हूँ ब्रैकेट में क्लोज, और इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और यूपी पुलिस में तो 100% पूछा ही जाना है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। बहुत से लोग लखनऊ कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन भी आपको लखनऊ मिलता है, तो याद रखना है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। उस्ताद अलाउद्दीन खान अकादमी, ये भोपाल में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी तो सभी को पता होगा, नई दिल्ली है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली। सांस्कृतिक साधन और प्रशिक्षण केंद्र, ये भी आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन और संस्कृति संस्थान, ये आपका कोलकाता में स्थित है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण नई दिल्ली, और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, ये भी आपका ये कोलकाता में। देखिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों पॉइंट दोस्तों कैसे सेम है। अब ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपको, ठीक है। या आपको नई दिल्ली मिल जाए तो कोलकाता नहीं होगा, कोलकाता होगा तो नई दिल्ली नहीं, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दे सकता है, ठीक है। तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, ये दोनों के मुख्यालय जो हैं, एक तो आपका नई दिल्ली में है, दूसरा आपका कोलकाता में है। क्लियर। चलिए दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक कि आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो ये थी दोस्तों हमारा कौन सा टॉपिक था, भारतीय संस्कृति, जो कि एक टॉपिक था कह सकते हैं, लेकिन आपका हेडिंग में दिया गया था। तो भारतीय संस्कृति से जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला टॉपिक आता है दोस्तों हमारा जनसंख्या। अब यहाँ से जो भी बात होगी दोस्तों, वो बात होगी सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या के बारे में। चलिए, तो इसकी जो चर्चा है जनसंख्या वाले पॉइंट की, इसकी हम चर्चा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास दोस्तों लगभग आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, तो इस क्लास को हम आधे घंटे तक ही रखेंगे। आपके अब जो भी वीडियोज़ आएंगी दोस्तों, वो लगभग आधे घंटे की रहेंगी, क्योंकि ताकि दोस्तों आपका भी पढ़ने में मन लगा रहे। और चैप्टर तो दोस्तों आपकी दोस्तों कंप्लीट तो हो ही गया है, तो इसकी आप चिंता ना करें। बुक कंप्लीट होने की, बुक तो आपकी लगभग दोस्तों ये मान लीजिए कंप्लीट हो ही गई है, ठीक है। तो 30-30 मिनट की क्लासें लाएंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा तो है नहीं कि हम बस पढ़ते चले जाएं और बस आपको समझाना है नहीं, तो ऐसे दोस्तों पढ़ने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन आधे घंटे की क्लास में हमने लगभग दोस्तों इस टॉपिक को कह सकते हैं हमने कंप्लीट कर लिया, भारतीय संस्कृति को। और कल की टॉपिक ये जनसंख्या वाला टॉपिक तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो कल इसको भी कंप्लीट कर देंगे, और आगे भी दोस्तों आपकी जो भी हेडिंग्स हैं उनको भी दोस्तों कंप्लीट करेंगे। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होंगी, और उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो चलेगा दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपना लाइक जरूर देना, और कमेंट में जरूर दोस्तों बता दिया करो कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट करने में दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 5 सेकंड का समय लगता है। आपको जो भी थम्सअप देना हो, जो भी कहना हो, आप वीडियो के बारे में दोस्तों अपना
मत रख सकते हो। और जो भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें एक बार ज़रूर बता दें, ताकि हम उसमें दोस्तों और भी सुधार कर सकें। और मेरे लिए क्या सजेशन है इस यूट्यूब के लिए, और मैं आप लोगों के लिए क्या बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ, अपना सजेशन ज़रूर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी दोस्तों बेहतर से बेहतर कार्य कर सकूँ। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।